नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग सीरीज में। और इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक्साइटिंग जर्नी, रिएक्ट जेएस की कंप्लीट सीरीज। इस सीरीज में हम रिएक्ट के बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से प्रोडक्शन लेवल तक। लेकिन दोस्तों, रिएक्ट में जाने से पहले एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछते हैं। Why do front-end framework exist? What is the question? The question is, why do front-end framework exist? Like React, Vue, Angular. ओके, आखिर हम प्लेन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से भी तो यूआई बना लेते हैं, तो फिर रिएक्ट जैसी लाइब्रेरी की जरूरत क्यों पड़ती है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम रिएक्ट को सिर्फ सीखे नहीं बल्कि समझे भी। और आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। थ्रू आउट द वीडियो हम इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए दो सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है दोनों? सो सर्वर साइड रेंडरिंग, second one is the client side rendering. Client side rendering. तो क्या है सर्वर साइड रेंडरिंग, क्या है क्लाइंट साइड रेंडरिंग? तो चलिए पहले सर्वर साइड रेंडरिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर इसमें डीप डाइव करेंगे। तो इमेजिन करिए कि आप ऑफिस में हैं या कॉलेज में हैं और आपका लंच ब्रेक हुआ है। आप एक रेस्टोरेंट के अंदर आप जाते हो, आपको वेटर मिलता है। सबसे पहले आप वेटर को बोलते हो कि ब्रो एक थाली लगा दो। वेटर आपको कहता है कि ब्रो बैठो टेबल के पास, मैं थाली लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो आप टेबल के पास बैठ जाते हो। ये है आपका टेबल, आप यहाँ पर आराम से बैठ जाते हो। ठीक है, इंतजार करते हो टेबल थाली का। अब वेटर जाता है किचन में। वेटर किचन में जाता है और थाली को प्रिपेयर करवाता है। एक प्लेट लेता है, थाली लेता है, और फूड जो प्रिपेयर हो जाता है, रोटी दाल चावल सब्जी जो भी है, सब इस प्लेट में परोस लेता है। ठीक है, फिर इस थाली को वेटर
आपकी टेबल पे पहुंचा देता है। ठीक है, अब आप खाते हो, यहाँ पे थाली आपकी लग चुकी है, आप थाली से खाना खाते हो। ठीक है, फिर आपको लगता है कि यार एक रोटी और खा लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, रात में आप सुबह जिम गए हो और आपको भूख लग गई है, आप कहते हो ब्रो एक रोटी और दे दो। तो वेटर क्या करता है कि वेटर जाता है किचन में वापस, किचन में वापस जाता है, दोबारा से एक प्लेट थाली लेता है और फिर से कि थाली प्रिपेयर करता है विथ दैट वन रोटी जिसकी आपको ज़रूरत थी। ठीक है, अब इस थाली को आपकी प्लेट में रिप्लेस कर देता है, पुरानी थाली को इस वाली थाली से रिप्लेस कर देता है। तो आप कहते हो कि भाई क्या हो रहा है यार, इतना टाइम वेस्ट करवा दिया। टाइम वेस्ट करवा दिया, सिर्फ एक रोटी देनी थी बस। चलो कोई बात नहीं, आप वहां से चले जाते हो। तो गाइज इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में सर्वर साइड रेंडरिंग कहते हैं। वेब डेवलपमेंट की फील्ड में इसको कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो चलो इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र को ओपन करते हो, ब्राउज़र पे कोई एड्रेस टाइप करते हो, किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो। सेम उसी तरह जिस तरह आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हो और वेटर से कहते हो थाली के लिए, उसी प्रकार इस समय ब्राउज़र आपका क्या है, वेटर है। ये आपका ब्राउज़र हो गया। ठीक है, ब्राउज़र आपने एड्रेस टाइप किया, ब्राउज़र ने सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी, जिस प्रकार वेटर किचन में गया उसी प्रकार ब्राउज़र ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया। अब सर्वर पे क्या हुआ, डेटा को और यूआई को, यूज़र इंटरफेस को प्रिपेयर किया। ठीक है, सर्वर पे वेबसाइट को रेंडर की, रेंडर करने का क्या मतलब है, डेटा को यूआई में अपडेट कर दिया। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर रेंडर हुई। ठीक है, अब सर्वर पे जो वेबसाइट हमारी रेंडर हुई है, अब इसका क्या मतलब है, वही मतलब है कि मतलब डेटा को यूआई में अपडेट कर दिया, जिस प्रकार थाली में खाने को परोस दिया ना, उसी प्रकार डेटा को यूआई में अपडेट कर दिया। अब रिस्पॉन्स के थ्रू ये जो रेंडर वेबसाइट है भेजी गई फिर ब्राउज़र को, जिस प्रकार खाना प्रिपेयर होने के बाद थाली को वेटर लेकर के आता है ना, वेटर के पास भेजा जाता है, वेटर आपके पास लेके आता है, उसी प्रकार ये रेंडर वेबसाइट जो है रिस्पॉन्स के थ्रू ब्राउज़र को मिली और ब्राउज़र ने इसको स्क्रीन पे पेंट कर दिया है। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे पेंट हो गई, आपको वेबसाइट दिख गई। तो समझ में आया क्या एनालॉजी है इसमें। अब एज्यूम करते हैं आपने इसी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज विजिट करना है या तो कुछ सर्च करना है। तो जैसे ही आपने कुछ सर्च किया, जिस प्रकार आपने एक रोटी मांगी उसी प्रकार यहाँ पे आपने कुछ सर्च किया, तो ये रिक्वेस्ट, ये सर्च रिक्वेस्ट
दोबारा से ब्राउज़र के पास गई। ठीक है, जैसे आपने दोबारा रोटी वेटर से मांगा, उसी प्रकार ये सर्च रिक्वेस्ट दोबारा से ब्राउज़र पे गई। ब्राउज़र ने दोबारा से एक रिक्वेस्ट मारा सर्वर को। सर्वर ने दोबारा से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूआई एंड डेटा को रेंडर किया। फिर रिस्पॉन्स के थ्रू ब्राउज़र को वेबसाइट सेंड कर दी गई और ब्राउज़र ने इस वेबसाइट को रिप्लेस करके एक नया यूआई पेंट कर दिया। जो ओल्ड यूआई आपको दिख रहा था, उस यूआई को रिप्लेस करके एक नया यूआई आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपने सर्च किया था। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सर्च रिजल्ट, जो सर्च रिजल्ट आप चाहते थे उसकी बजाय उस सर्च रिजल्ट के साथ पूरी वेबसाइट रेंडर हो गई, रीलोड हो गई। ठीक है, पूरी वेबसाइट रीलोड हो गई। तो ये हो गया हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग। अब इसका एक टिपिकल एग्जांपल लें तो वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक टिपिकल एग्जांपल है सर्वर साइड रेंडरिंग का। ओके, अब इसमें जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है? जावास्क्रिप्ट का रोल इसमें बहुत थोड़ा सा होता है, लाइक एनिमेशंस वगैरह को हैंडल करना, बटन क्लिक पे कैसा एनिमेशन दिखेगा। ठीक है, उसके लिए भी एक jQuery की लाइब्रेरी यूज होती है, जो कि ब्राउज़र के बिहेवियर को, जो वेबसाइट का बिहेवियर है अक्रॉस मेनी डिफरेंट ब्राउजर्स सेम रहे। ठीक है, तो चलिए, आपने समझ लिया क्या होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। अब मूव करते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको सर्वर साइड रेंडरिंग का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। ऑलवेज यू कैन आस्क वट एवर यू वॉन्ट, यू हैव, जो भी आपके पास डाउट है। चलिए जी, अब मूव करते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे। क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ओके, तो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मतलब है वही एग्जांपल, पर थोड़ा सा मॉडिफाई है, अपडेटेड वर्जन है उसका। तो पहले जो आपके साथ हुआ कि एक रोटी की वजह से पूरी थाली अपडेट हो गई, तो आपने क्या कहा यार, आप उस रेस्टोरेंट में कुछ दिन तक जाना छोड़ दिए, 1 महीने तक आप उस रेस्टोरेंट में नहीं गए। अब फिर से 1 महीने बाद आपको लगा यार चलो एक बार फिर से देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। आप फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाते हो लंच में। अब इस बार क्या होता है, पूरा रेस्टोरेंट अपग्रेड हो गया होता है। ठीक है, फिर आप वेटर से कहते हो ब्रो एक थाली लगा दो, तो वेटर आपको कहता है डाइनिंग टेबल पे बैठो ब्रो, मैं फूड लेकर के आता हूँ। आपका ऑर्डर लेता है, आप बैठ जाते हो वहाँ पे लगी चेयर पे। पैर वैर लटका के आराम से बैठ जाते हो आप वहाँ पे। और वेटर इस बार क्या होता है, थाली चम्मच कटोरी जो भी है सब डाइनिंग टेबल पे अवेलेबल है। बस वेटर क्या करता है, अब वेटर क्या करता है, सिर्फ
फूड्स को लेकर के आता है जो किचन में प्रिपेयर होता है और आपकी थाली में परोस देता है। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है सब कुछ आपकी थाली में परोस दिया जाता है। अब आप इंजॉय करके खाते हो। फिर आपको यार डर लगता है कि आपका मन होता है कि यार एक रोटी मांग लेता हूँ, लेकिन आपको डर लगता है कि यार कहीं फिर से पूरी थाली ना रिप्लेस कर दे, नहीं तो अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप चेक करने के लिए आप उससे कहते हो वेटर से, भाई थोड़ी सी चटनी दे दो यार। तो वेटर क्या करता है, आपको जितनी चटनी की जरूरत होती है उतनी चटनी देता है। आप कहते हो वाह ब्रो क्या बात है, ये तो एकदम से अपडेट हो गया। आप खाते हो और खुश हो करके आप टिप भी दे देते हो वेटर को। तो अब आप वे वहां से चले जाते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड रेंडरिंग कैसे, चलिए इसको डिकोड करते हैं। अब इस बार क्या हुआ कि आपका ब्राउजर है ये, आपने ब्राउजर पे कोई यूआरएल टाइप किया और इसी ब्राउजर को हम कहते हैं वेटर। आपने ब्राउजर पे कुछ टाइप किया यानी कि वेटर को ऑर्डर दिया, तो आपके सामने वेबसाइट इमीडिएटली आ गई। बट जो डेटा है, जहाँ पर डेटा की ज़रूरत है वहाँ पर कुछ स्क्रोल वो रोटेटिंग स्पिनर्स आ गए। रोटेटिंग स्पिनर्स के साथ आपकी वेबसाइट लोड हुई कि यहाँ पर अभी डेटा आना बाकी है, वेटिंग पे है ये। ठीक है, यूआई आपका लोड हो गया। अब ब्राउज़र एपीआई के थ्रू डेटा को मंगाता है और डेटा को जो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस है उनके सेंट्रल स्टोर में अपडेट कर देता है ब्राउज़र। और ये जो फ्रंट एंड लाइब्रेरीज हैं ये इस डेटा को यहाँ पे अपडेट कर देती हैं। बस सिंपल, आपकी वेबसाइट दिख गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब नेक्स्ट टाइम आपने जब कुछ सर्च किया तो इस टाइम आपकी वेबसाइट रीलोड नहीं हुई, रिक्वेस्ट गई एपीआई के पास, डेटा आया, बस यहाँ उसको रिप्लेस कर दिया गया। यूआई आपका कहीं नहीं गया, यूआई आपका असेंबल, यूआई डेटा आपका असेंबल हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, आपका यूआई एंड डेटा बोथ असेंबल हो रहे थे कहाँ, सर्वर साइड पे। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपका डेटा सर्वर से आ रहा है, यूआई आपका ब्राउज़र साइट पे ही है। तो असेंबलिंग आपकी कहाँ हुई, फ्रंट एंड पे, न कि सर्वर पे। ठीक है, अब आप कुछ भी रिक्वेस्ट करो, नया पेज रिक्वेस्ट करो, आपका पेज रीलोड नहीं होगा। सर्वर से डेटा आएगा एपीआई के थ्रू एंड देन ब्राउज़र उसको सेंट्रल स्टोर में स्टोर कर देगा वो जो डेटा आया है। और जो ये फ्रंट एंड लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट है ये उन डेटा को ऑटोमेटिकली यूआई में अपडेट कर देगी। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बच जाता है और इसी को कहा जाता है वेब एप्लीकेशन।
और इसका इवॉल्वमेंट कैसे होता है वेब एप्लीकेशंस का? जब डेवलपर ज़्यादा मोर एंड मोर जावास्क्रिप्ट यूज़ करने लग जाते हैं तो एक टाइम पे जा करके फिर उनके हाथ ऐसी एक टेक्नोलॉजी लग जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ठीक है, वेब एप्लीकेशन भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हो करके ओवर द टाइम, जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम, तभी ये फ्रंट एंड लाइब्रेरीज बनी हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को ही यूज करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रंट एंड लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट। ओके, सो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है? व्हाई डोंट वी यूज जावास्क्रिप्ट जेएस डायरेक्टली? Using instead of using what? Front end library. मतलब फ्रंट एंड लाइब्रेरी को यूज करने की बजाय हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को ही यूज करें यूआई को डेवलप करने के लिए। तो इसका जवाब छुपा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर छुपा हुआ है इन फ्रंट एंड लाइब्रेरीज के फंक्शंस पे। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द की पॉइंट? मतलब ऐसे ऐसी कौन सी जो प्रॉब्लम है ये फ्रंट एंड लाइब्रेरी सॉल्व कर रही हैं, तो उसको समझते हैं। व्हाट इज द की प्रॉब्लम दे आर सॉल्विंग? व्हाट इज द की प्रॉब्लम दैट दे आर सॉल्विंग? ऐसी क्या की प्रॉब्लम थी जिसको इन लोगों ने सॉल्व कर दिया? तो सबसे पहला काम ये क्या करती है? डेटा को लेती है, ठीक है, और उसको यूआई में अपडेट कर देती है इनटू यूआई। ओके, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, यूआई एंड डेटा दोनों सिंक रहते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब कि जैसे डेटा चेंज होता है यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो ये काम कौन करता है? फ्रंट एंड लाइब्रेरी। ये कंटिन्यूअसली वॉच करती रहती है डेटा को, डेटा चेंज तो नहीं हुआ, डेटा चेंज तो नहीं हुआ, डेटा चेंज तो, जैसे डेटा चेंज होता है यूआई फटाक से अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज अगर हम जावास्क्रिप्ट के साथ करने जाएं तो देखो, जावास्क्रिप्ट यही चीज जावास्क्रिप्ट कैसे परफॉर्म करता है, यही सेम फंक्शनैलिटी। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है? पहला, जावास्क्रिप्ट इस चीज को कैसे परफॉर्म करता है? डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन के द्वारा। तो क्या है? जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व होता है इन डायरेक्ट
DOM मैनिपुलेशन, डायरेक्ट DOM मैनिपुलेशन एंड ट्रैवर्सिंग। और दूसरा क्या करता है, डेटा को डायरेक्टली जो है ना डॉम में ही स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ सेंट्रल प्लेस। डेटा stored in the DOM instead of central place. सेंट्रल प्लेस। अच्छा जी, तो अब आप सोच रहे होगी कि यार ये क्या बता दिया, ये डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, क्या होता है, कैसे डेटा यूआई में ही मतलब डॉम में ही कैसे डेटा डॉम में ही स्टोर होता है। बहुत कंफ्यूजन आ गई होगी है ना। तो कोई बात नहीं, इसका रेस्क्यू हम करेंगे। अब चलो पहले समझते हैं डॉम मैनिपुलेशन क्या है। डॉम मैनिपुलेशन, डॉम मैनिपुलेशन क्या है, डॉम मैनिपुलेशन एंड ट्रैवर्सिंग। चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, जैसा कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ समझते हैं। गाइस देखो, मेरा एम है आपको एक अच्छा डेवलपर बना देना, अच्छा प्रोग्रामर बना देना, और आपका एम होना चाहिए अच्छे से इसको सीखना, तभी हम दोनों का टास्क कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर से आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी है। इमेजिन करिए आप एक शॉपिंग ऐप बना रहे हो। क्या बना रहे हो? एक शॉपिंग ऐप। आपके पास एक शॉपिंग ऐप बनाने का ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, जहां जहां यूजर प्रोडक्ट ऐड करेगा, यूजर प्रोडक्ट क्या करेगा, ऐड करेगा, प्रोडक्ट को रिमूव भी करेगा, क्वांटिटी को अपडेट करेगा। क्वांटिटी जैसे उसने कुछ ऐड कर दिया है तो क्वांटिटी को अपडेट भी कर सकता है। क्वांटिटी को अपडेट करेगा, कार्ट दिखाएगा, कार्ट में ये जो एडिट प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट्स उसने ऐड किए हैं उसे कार्ट में भी दिखाएगा, और टोटल कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और सारा फंक्शन जो है डायनामिक होगा, सब कुछ डायनामिक होगा। डायनामिक का मतलब क्या है कि जैसे ऐड करेगा तो तुरंत कार्ट में दिखना चाहिए वो कि हाँ प्रोडक्ट ऐड हुआ है। रिमूव करेगा तो तुरंत कार्ट में अपडेट होना चाहिए। ठीक है, अब सोचिए जब भी यूजर कुछ करे, ऐड रिमूव सर्च, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि जब यूजर ऐसा कुछ करेगा, ऐड करेगा रिमूव करेगा, तो आपको ऐसी कौन कौन सी मतलब क्या क्या फंक्शनैलिटी कैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ये फंक्शनैलिटीज को। ठीक है, एक एक करके आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो सोचिए, हर बार आपको मैनुअली वेब पेज के किसी हिस्से को ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि कार्ट में जैसे कि प्रोडक्ट ऐड किया जा रहा है
तो आपको कार्ड को ढूंढना पड़ेगा ना, कार्ड को ढूंढना पड़ेगा। और जब ये प्रोडक्ट ऐड हो रहा है तो ये कोई बटन होगी, इस बटन को भी आपको ढूंढना पड़ेगा यूआई में। इस बटन को निकालना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा इस बटन को, फिर इस पे इवेंट लगाओगे आप। ठीक है, आप इस पे इवेंट लगाओगे कि जब ये बटन क्लिक होगी तो उसके हिसाब से हम कार्ट में जाएंगे, कार्ट वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, फिर कार्ट वाले एलिमेंट पे आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अपडेट हुआ है या नहीं, स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं। कितना बड़ा हेडेक है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट, जैसे जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाई आईडी और क्लास समथिंग जो भी आप यूज़ करते हो, गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी पास करोगे बटन की, उससे आपके पास बटन आ जाएगी। फिर आप उसमें डॉट ऐड इवेंट लिस्नर लगाओगे। इवेंट लिस्नर, मान लो क्लिक इवेंट पे आपने किया है, ठीक है, फिर एक कॉल बैक फंक्शन होगा आपका कि इस इवेंट पे ये फंक्शन कॉल होगा आपका। फिर उसके बाद उसके अंदर आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डॉट ऐड करना पड़ेगा इस पे, फिर आपको स्क्रीन पे चेक करने पड़ेगा भाई अपडेट हुआ है या नहीं। कितना बड़ा हेडेक है ये। और इसी मैनुअल काम को हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। मतलब ये जो आप बार बार डॉम के साथ खेल रहे हो, इसी को कहते हैं हम डॉम मैनिपुलेशन। ट्रैवर्सिंग क्या हो गया, आपने बहुत सारे डॉम को मैनुअली ले लिया है, एक्सेस कर लिया है, स्टोर कर लिया अपने वेरिएबल में, अब आप उसी को लूप कर रहे हो। ठीक है, लूप थ्रू करना, ट्रैवर्सिंग करना, उसी को कहते हैं। तो इसी मैनुअल काम को हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से डेटा निकालना, फिर अपडेट करना और विजुअल कंटेंट को चेंज करना। ठीक है, तो एक छोटी सी वेबसाइट में ये मैनेजेबल है, आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब ऐप बड़ा हो जाए, 1000 लाइन ऑफ HTML कोड हो, मल्टीपल डेवलपर्स हो, तब मैनुअल डॉम का कियोस्क शुरू होता है। चलो इसको एक कोड के द्वारा भी समझ लेते हैं, कोड एग्जांपल। तो ये यहाँ पर मैंने आपके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रखा है। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक इनपुट फील्ड है हमारे पास, ये वाली, ये वाली इनपुट फील्ड है हमारे पास। ठीक है, और ये है हमारे पास एक पैराग्राफ टैग, जिसमें हमें यूज़र का नेम इनपुट से एक्सट्रैक्ट करना है और फिर इस वाले यहाँ पर हमें शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉम को एक्सेस करेंगे, इस वाले इनपुट को एक्सेस करेंगे डॉम से। तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसकी आईडी पास कर देंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये इस वेरिएबल में आ चुका है हमारे पास ये। ठीक है, फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इवेंट लिस्नर लगाएंगे, नेम इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट, इवेंट क्या है, इनपुट इवेंट, मतलब जब भी इनपुट आएगा तो ये कॉल बैक फंक्शन रन होगा। और क्या होगा, इनपुट की वैल्यू को एक वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, फिर उसके बाद
ये जो हमने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया है इसके टेक्स्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने मैनुअली डॉम को सिलेक्ट किया, डॉम पे मैनुअली इवेंट लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद मैनुअली डॉम को अपडेट किया। अब इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड। इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे, ये देखो डायनामिकली अपडेट हो रहा है। जैसा हमने कहा था कि ये डायनामिकली अपडेट होना चाहिए, तो तुरंत तुरंत अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसी को समझते हैं रिएक्ट में हमने कैसे किया इसको। अभी आपको ये नहीं समझना कि भाई ये कैसे लिख दिया क्या है, बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है आपको। अब यहाँ पर देखो ये हमारा रिएक्ट का कोड है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने कहीं डॉम को एक्सेस किया नहीं किया, कहीं भी डॉम को एक्सेस नहीं किया। हमने सिंपली क्या किया, एक सेंट्रल प्लेस लिया, सेंट्रल स्टोर बनाया है ये, और जब डेटा आया हमने सेंट्रल स्टोर में अपडेट कर दिया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। अब 100 बार डेटा चेंज करो, 1000 बार डेटा चेंज करो, आपको डॉम मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं। 1000 एलिमेंट हो, 10,000 एलिमेंट हो, ये ऑटोमेटिकली हैंडल होगा। आपको कुछ नहीं करना, कोई डॉम नहीं सिलेक्ट करना, कोई डॉम अपडेट नहीं करना। ये डेटा को लेगा, डेटा को देखेगा, जैसे यहाँ पर डेटा चेंज होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट कर देगा। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग दिस सेंट्रल स्टेट, मतलब सेंट्रल डेटा को ये कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है ये जो रिएक्ट है। तो हमें यही चीज, यही पेन हमसे ले लिया गया है। जो पेन हम जावास्क्रिप्ट में खुद से हैंडल कर रहे थे, उस पेन को हमसे रिएक्ट ने ले लिया है। उसने कहा कि भाई तुम सिर्फ डेटा को अपडेट करो, बस बाकी मुझ पे छोड़ दो। कैसे डॉम को अपडेट करना है, क्या करना है, मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा सुपर हीरो। ठीक है, तो समझ में आ गया डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉम मैनिपुलेशन एंड ट्रांसिम। तो आपने समझ लिया डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट। हम्म, अब अगला क्या कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है अपना डेटा स्टोर्ड इन द डॉम डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सेंट्रल प्लेस। अभी आपने देखा ना पूरे पिछले एग्जांपल में डेटा सेंट्रल प्लेस में स्टोर हो रहा है, तो रिएक्ट में क्या होता है, डेटा, ये चीज तो आप समझ ही गए होगे ऑटोमेटिकली। डेटा stored in the central place, stored in the DOM instead of central place, instead of central place। डेटा जो है डॉम में ही स्टोर हो रहा है इंस्टेड ऑफ सेंट्रल प्लेस, मतलब एक सेंट्रल प्लेस में स्टोर करने की बजाय, डेटा एक सेंट्रल प्लेस में स्टोर करने की बजाय डायरेक्टली
स्टोर हो रहा है डॉम के अंदर। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल चलिए समझते हैं। जैसा कि हमारा फ्लो है, हम हर चीज पहले एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, फिर उसको प्रोग्राम में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्यों ना समझ ही लिया जाए। तो चलो, आपको एज्यूम करना है कि आपका घर एक सिंगल फ्लोर का है। ठीक है, सिंगल फ्लोर है आपके घर में। सिंगल फ्लोर है और जिसमें एक वॉशरूम है और एक किचन है। ठीक है, एक वॉशरूम है, एक किचन है, और वॉशरूम में और किचन में इनकी सेपरेट सेपरेट पानी की टंकियां लगी हुई हैं। वॉशरूम में ही सेपरेट सेपरेट पानी की टंकियां लगी हुई हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पानी नहीं है, अभी टंकी में पानी नहीं है, तो आप क्या करोगे? टंकी में पानी भरोगे तो किचन में पानी ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा, वॉशरूम में। और यहाँ भी पानी नहीं है तो यहाँ पे भी भर दोगे पानी, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा किचन में, ऑटोमेटिकली पानी मिल जाएगा। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास सिंगल फ्लोर का घर है, तो ये कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है। एक एक टंकी आराम से फुल हो सकती है जब भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब भी डेटा नहीं होगा तो तुरंत डेटा फिल कर दिया जाएगा, पानी नहीं होगा पानी फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब आप एज्यूम करो कि आपका प्रमोशन हो गया है। ठीक है, आपका प्रमोशन हो गया और आपने घर को 4 फ्लोर बनवा दिया है। आप सोच रहे होगे भाई इतना बड़ा प्रमोशन नहीं मिलता है कि घर तुरंत 4 फ्लोर में बदल जाए। तो चलो इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर लेते हैं। आप समझो आपका भी प्रमोशन हो गया है, पापा का भी प्रमोशन हो गया है और आपकी मम्मी का भी प्रमोशन हो गया है। अब तो घर 4 फ्लोर में बदल ही जाएगा। तो चलो अब आपका घर 4 फ्लोर का हो गया है। ठीक है, 4 फ्लोर हो गया है। अब आपके पास टोटल कितने वॉशरूम हो गए हैं? 4 वॉशरूम। 4 वॉशरूम हो गए हैं आपके पास एंड 4 किचन हो गए हैं आपके पास। और टोटल कितनी टंकियां हो गई हैं आपके पास? 8। टोटल 8 पानी की टंकियां हो गई हैं आपके पास। ठीक है, अब मान लो फर्स्ट फ्लोर में वॉशरूम में पानी नहीं है, तो आप क्या करोगे? मैन्युअली फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में पानी भर दोगे। फिर मान लो थर्ड फ्लोर में पानी खत्म हो गया है, थर्ड फ्लोर में आप भरने जाओगे। फिर सेकंड फ्लोर में खत्म हो गया, उसी टाइम पे फर्स्ट फ्लोर में भी खत्म हो गया है। ठीक है, अभी थर्ड फ्लोर के किचन में फिर से पानी नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करोगे भाई? कितना बड़ा हेडेक हो गया है ये, कितना बड़ा हेडेक हो गया ये कि मैनुअली डेटा जो है मैनुअली हैंडल करना कितना मुश्किल हो गया है। अब इसमें हमारा डेटा क्या है? डेटा हमारा पानी है, जो कि कहाँ स्टोर है? डोम में ही स्टोर है। ठीक है, हम डोम में ही पानी अपडेट कर रहे हैं, डोम से ही पानी ले रहे हैं और डोम में ही पानी अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, पानी में टंकी भर रहे हैं,
टंकी में पानी भर रहे हैं और फिर टंकी से पानी लेकर के अपना काम कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे पास इनपुट फील्ड थी, इनपुट फील्ड में डेटा आ रहा था, इनपुट फील्ड से डेटा निकाल रहे थे हम, फिर अपडेट कर रहे थे हम इस पैन में, उसी प्रकार यहाँ टंकी में पानी आ रहा है, टंकी से पानी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर अपने यूज़ में ले रहे हैं। तो हर एक डॉम में डेटा स्टोर है, ठीक है। इसी प्रकार हर एक डॉम में डेटा स्टोर है। तो कितना हेडेक का काम है डेटा को हर एक डॉम में मैनेज करना है। आपको हर एक टंकी पे नज़र रखनी होगी मैनुअली। हर एक इनपुट फील्ड पे आपको मैनुअली नज़र रखनी होगी। आपके पास जितने इनपुट फील्ड होंगी, उन सारे इनपुट फील्ड पे आपको नज़र रखनी होगी। जैसे डेटा आएगा, इनपुट फील्ड में जैसे डेटा स्टोर होगा, आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसको फिर से डॉम में अपडेट करोगे। हर एक टंकी को आप मैनुअली हैंडल करोगे, मैनुअली मॉनिटर करोगे, ठीक है। अब जैसे टंकी में पानी आएगा, ऑटोमेटिकली आप यहाँ से पानी लोगे, किचन में यूज़ करोगे, जो भी यूज़ केस है। तो क्या हुआ, हमारा जो डेटा है ना वो डॉम में स्टोर है इंस्टेड ऑफ सेंट्रल प्लेस। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे सुपर हीरो की एंट्री होती है। हमारा सुपर हीरो मान लेते हैं रिएक्ट है, फ्रंट एंड लाइब्रेरी, हम रिएक्ट को मान लेते हैं अपना सुपर हीरो। तो अब हमारा सुपर हीरो क्या करेगा ना, सिंपल सा काम, एक बड़ी सी टंकी लेगा और हर एक वॉशरूम को, हर एक किचन को इससे कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर एक टंकी को। अब जैसे पानी ख़त्म होगा, हमें सिर्फ इस टंकी में पानी भरना है, बाकी सारा काम हमारा सुपर हीरो हैंडल करेगा। वो ऑटोमेटिकली हर जगह पानी अवेलेबल करवा देगा। तो क्या हुआ, रिएक्ट के पास एक सेंट्रल डेटा स्टोर होता है, वहाँ से पूरे एप्लीकेशन में डेटा का फ्लो होता है। इससे हमें मैनुअली डेटा हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती है हर एक डॉम में, ठीक है। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारा कोड एग्जांपल क्या है, ये है। वही सेम एग्जांपल है, जावास्क्रिप्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये डॉम है, ये पानी की टंकी है हमारी। ये हमारी पानी की टंकी है, ठीक है। और ये हमारा किचन है, किचन में पानी है, किचन का नल है ये, मतलब मान लो यार, कुछ भी मान लो, आप क्या बोलूं मैं अब, ठीक है। ये यहाँ से डेटा लिया गया, इसको हम मॉनिटर कर रहे थे कंटिन्यूअसली, यहाँ पे इवेंट लिस्टनर लगा करके मॉनिटर कर रहे थे। अब जैसे आएगा हम इसमें अपडेट कर देंगे, इसको हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। मतलब सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा उस एलिमेंट को, एक्सेस करना पड़ेगा उस एलिमेंट को, ठीक है, डॉम से। अब मान लो आपके पास 10 इनपुट फील्ड है, सबसे पहली बात आपको सबको एक्सेस करना पड़ेगा, सब में अलग अलग इवेंट लिस्नर लगाने पड़ेंगे, फिर सबको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। कितना हेडेक है यार, है ना हेडेक, समझ में आ रहा है ना क्या हेडेक है। ये मैं ऐसे ही बोलता जाऊँ हेडेक है हेडेक है, आप लोगों को हेडेक समझ में ही नहीं आए। तो ऐसा नहीं करना है, बताना है कि हाँ हेडेक है। तो यहाँ पे देखो, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, कोई डॉम सेलेक्ट नहीं करना, कोई
डॉम अपडेट नहीं करना है, हमारा सुपर हीरो है। हमने सिंपली टंकी में डेटा को अपडेट किया, सेंट्रल टंकी में डेटा को अपडेट किया, बस ऑटोमेटिकली डेटा हर जगह अवेलेबल हो गया। हमें कोई डॉम सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, कुछ सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, हमारा सुपर हीरो हैंडल कर रहा है इसको। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डेटा डॉम में स्टोर हो रहा है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा हो तभी हाँ कहना, वरना मत कहना। वरना आपके लिए क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स ओपन है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प। ओके, तो चलो जी, हमने समझ लिया डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमने जो शुरू वाला जो सवाल था, व्हाई डू फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, उसको तो छोड़ ही दिया। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो हमने इसका आंसर बता दिया, और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये पिक्चर छप रही होगी, नहीं छप रही है? चलो कोई बात नहीं, उसको समराइज करेंगे। ठीक है, तो हम अपना आ जाते हैं फिर से स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्या था हमारा क्वेश्चन, व्हाई डू फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एग्जिस्ट। इसका आंसर तो हमारे पानी की टंकी दे देगी। जो पानी की टंकी वाला एग्जाम्पल है, इसका आंसर तो उसी ने दे दिया, नहीं दिया? चलो कोई नहीं, समझते हैं, इसको समराइज करते हैं। तो क्या कहते हैं ये फ्रेमवर्क, सबसे पहला काम, टेक द डेटा एंड अपडेट डेटा इनटू यूआई। सिंपल, डेटा को मॉनिटर करते हैं और उसको यूआई में अपडेट कर देते हैं। ठीक है, मीन्स यूआई हमारा ऑलवेज सिंक रहता है विथ द डेटा। समझ में आया? ओके, और ये एक बहुत बड़ा टास्क है, आप लोगों को समझना है इस बात को। ठीक है, तो ये क्या, डेवलपर से पेन को ले लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये, इन्फोर्सेस करेक्ट वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड राइटिंग कोड। मतलब कि क्या हुआ, अगर हम अपने से जो है कोई कहीं कोड लिखेंगे जैसे जावास्क्रिप्ट में, तो उसका कोई रूल ही नहीं है भाई। आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इनका एक रूल होता है जिसको फॉलो करके हमें कोड लिखना होता है। इससे क्या होता है, कोड की जो खिचड़ी बन जाती है ना, जब एप्लीकेशन बड़ा होता है तो कोड की एक खिचड़ी टाइप की बन जाती है, उसको ये सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो क्या करता है ये इन्फोर्स और करेक्ट वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड राइटिंग कोड।
राइटिंग कोड। और क्या करता है? गिव्स डेवलपर्स इन टीम्स कंसिस्टेंट वे ऑफ बिल्डिंग एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? consistent way of building front end application। ओके, समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए भाई। तो हमने समझ लिया बेसिक्स कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क करते क्या है। ठीक है, बेसिक्स हमने समझ लिया। अब चलो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्ट। अब हम रिएक्ट में डीप डाइव करेंगे। तो एक बेसिक डिफिनेशन से समझते हैं। तो क्या होता है रिएक्ट? वो रिएक्ट इज डिक्लरेटिव DEC declare declarative component based state driven JavaScript library built by Facebook। क्या है रिएक्ट? रिएक्ट फॉलोज डिक्लरेटिव कंपोनेंट बेस्ड एंड स्टेट ड्रिवन। ये तीन चीजें हम समझते हैं। ठीक है, रिएक्ट इज अ डिक्लरेटिव कंपोनेंट बेस्ड स्टेट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बिल्ड बाय फेसबुक। फेसबुक के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या होता है डिक्लेरेटिव कंपोनेंट बेस्ड स्टेट ड्रिवन, ये सब क्या है? तो चलो वन बाय वन इनको डिकोड करते हैं। कंपोनेंट बेस्ड सबसे पहले आते हैं, कंपोनेंट बेस्ड पे। तो देखो कंपोनेंट क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं। मान लो कोई वेबसाइट आप बना रहे हो, ठीक है, कोई वेबसाइट आपके पास आई, तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा? हेडर पार्ट होगा। आप हेडर डिजाइन करोगे, ठीक है। मान लो यहाँ एक सर्च बार होगा, इधर लोगो होगा, ये साइड सेक्शन होगा, यहाँ पर आप कुछ शो करवाओगे, ठीक है, कुछ कंपोनेंट होंगे। इधर आपका फुटर होगा, यहाँ मान लो मैप वगैरह कुछ आप शो करवा रहे हो, ठीक है। तो ये है। तो ये वेबसाइट कैसे बनी? छोटे छोटे पार्ट्स को अगर हम ले, ये हमारा लोगो सेक्शन हम अलग डिज़ाइन करें, ठीक है, सर्च बार हम अलग डिज़ाइन करें, असाइड सेक्शन अलग डिज़ाइन करें, और मैप सेक्शन अलग डिज़ाइन करें, फुटर अलग डिज़ाइन करें,
और इन सबको मिला करके लास्ट में एक वेबसाइट डेवलप करें। ठीक है, सबको अलग अलग डिज़ाइन किया जाए और इन सबको लास्ट में मिला करके, लास्ट में इन सबको जोड़ करके पजल ऑफ पीसेस को, जैसे पजल होता है ना, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको मिला करके एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलप कर दी जाए। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। जैसे बाइक ले लो आप, इंजन अलग डिज़ाइन होता है, टायर अलग डिज़ाइन होता है, सीट अलग डिज़ाइन होती है, सारे पार्ट्स अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, फिर सबको मिलाया जाता है और एक बाइक, कंप्लीट बाइक बनाई जाती है। तो इसी को कहते हैं हम कंपोनेंट बेस्ड। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट क्या करता है? छोटे एक कंप्लीट एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कंपोनेंट बेस्ड। कंपोनेंट बेस्ड क्या होता है? अब आते हैं डिक्लेरेटिव। व्हाट इज डिक्लेरेटिव मीन्स? ठीक है, डिक्लेरेटिव क्या होता है? डिक्लेरेटिव इज जस्ट अ सिंटैक्स, वी कैन आल्सो कॉल्ड इट जेएसएक्स। क्या होता है डिक्लेरेटिव? जस्ट अ सिंटैक्स, we can also call it JSX. Also JSX। अब आप लोग समझ रहे हो ये भाई ये JSX है क्या, ये काम क्या करता है? तो अभी जो हमने स्मॉल पार्ट्स को देखा है, छोटे छोटे पार्ट्स को, तो ये क्या करता है? इट अलाउज हाउ कंपोनेंट लुक्स एंड हाउ कंपोनेंट बिहेव्स। मतलब कैसे कंपोनेंट दिखेगा, कैसे कंपोनेंट वर्क करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। ओके, हाउ डिक्लेरेटिव सिंटैक्स, ये जेएसएक्स डिसाइड करता है। ओके, हाउ कंपोनेंट लुक, हाउ कंपोनेंट वर्क। ओके, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जेएसएक्स क्या होता है? तो जेएसएक्स कुछ भी नहीं होता है। जेएसएक्स एक अप्रोच होती है, ठीक है, जो कि हमें ये पावर देता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल को लिख सकें। ओके, JSX gives us power to write HTML inside JavaScript। ओके, मतलब ये अलाउ करता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिख सकें। ठीक है, एंड इट ऑल्सो गिव्स अस एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर कंपोनेंट। मतलब इसके थ्रू हम दूसरे कंपोनेंट के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इट अलाउज
to communicate with other component ओके। तो अब आपने समझ लिया जेसेक्स क्या होता है। अब हमारा अगला टॉपिक अगला क्या है, व्हाट इज स्टेट ड्रिवन। ये स्टेट ड्रिवन क्या होता है, तो चलो जी इसको भी समझ लेते हैं। स्टेट ड्रिवन ये हमारी पानी की टंकी वाला एग्जांपल बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब करता है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करना चाहो तो क्या होता है ना, रिएक्ट जो है इनिशियली जो डेटा अवेलेबल होता है और इसी डेटा को अब हम स्टेट कहेंगे, ठीक है। जो एरे ऑफ डेटा हमारे पास इनिशियली अवेलेबल होता है स्टेट में, ठीक है, रिएक्ट इस स्टेट को लेता है और इसी स्टेट के हिसाब से यूआई को रेंडर कर देता है। इनिशियली यूआई हमारा रेंडर हो जाता है, ठीक है। जब हम कोई वेबसाइट एड्रेस टाइप करते हैं तो क्या होता है, रिएक्ट जो है उस यूआरएल पे जाता है, जो भी इनिशियली अगर आपके जो है अगर आपने पहले उस वेबसाइट को विजिट किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली कैशे से स्टेट निकाल लेता है, ठीक है। अगर आपने पहले विजिट नहीं किया है तो सिंपली वही होगा, यूआई लोड होगा, डेटा एपीआई से आएगा, उसके हिसाब से जो है डेटा यूआई मर्ज होंगे और वेबसाइट आपकी दिख जाएगी। तो इनिशियल स्टेट के हिसाब से यूआई को रेंडर करता है। फिर अब मान लो आप किसी बटन पे क्लिक करके कुछ सर्च कर रहे हो, तो जब एपीआई से वो रिजल्ट आता है, एपीआई के थ्रू एपीआई से रिजल्ट आया, डेटा आया, तो आप क्या करते हो, इस डेटा को स्टेट में अपडेट कर देते हो। तो रिएक्ट क्या करता है ना, कॉन्टिन्यूसली वॉच करता रहता है स्टेट को। अब जैसे ही इसमें चेंज होता है, रिएक्ट ऑटोमेटिकली यूआई को अपडेट कर देता है इस स्टेट के हिसाब से, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रिएक्ट विल रिएक्ट ऑन चेंज ऑफ स्टेट। रिएक्ट ऑन दिस CHANG change of state and update the UI. अपडेट द UI यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो गाइस ये हमने समझ लिया कि स्टेट ड्रिवन क्या होता है। हमने इसको बहुत पहले भी समझा था, वो पानी की टंकी वाला एग्जांपल था, ठीक है। तो हमने बेसिक समझ लिया है, रिएक्ट को भी समझ लिया, रिएक्ट का बेसिक क्या है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।